राइट सो हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का पार्ट 3, मतलब लेक्चर नंबर 3। सेकेंड लेक्चर में मैंने तुम लोगों को पीवाईक्यूज करा दिए थे जो कंसंट्रेशन टर्म्स के थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप भी कर दिया था, जैसे उन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए कहा था मोलैरिटी और मोलैरिटी को। जब मैं तुम्हें फुल लेक्चर पे क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे मैं तुम्हें जाकर के करा दूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे लास्ट ईयर के 2024 2023 के, उनको मैंने तुम्हारे लिए इसमें लगा दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर का लग रहा है ये। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग करेंगे सॉल्युबिलिटी, देन हेनरीज लॉ, देन रॉल्स लॉ के अंदर पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एंड देन इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही 35 मिनट्स का 45 मिनट्स का वीडियो होने वाला होगा। ठीक है, रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और आई होप सो मैं तुम्हें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी इसी लेक्चर में करा दूं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज डिस्कस करनी थी मुझे आज की क्लास में, वो करनी थी सॉल्युबिलिटी। मुझे जो डिस्कस करना है वो करना है सेकंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कैसे करोगे? तो देखो, इसका डेफिनेशन क्या होता है। Solubility is defined as the maximum amount of solvent that can be dissolved in a maximum amount of solute होना चाहिए, अब लिखा ही नहीं है मैंने, चलो maximum amount that can be dissolved in a fixed amount of solvent इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आई होप सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलो, तो सॉल्युबिलिटी आई होप क्लियर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं नोट पॉइंट करके लिखा रहा हूँ, उसको समझो। व्हेन अ सॉलिड solute is added to solvent some solute dissolve and the concentration dissolves and its concentration increases in solution. This process is called dissolution. आ गई होगी मेरी बात समझ में। डेफिनेशन अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि मान लो जैसे तुमने चीनी ली, ठीक है, और चीनी को पानी में डिसॉल्व करो तो घुलेगी। कब तक घुलेगी? जब तक उसका मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व ना हो जाए, है ना भाई? बात समझ लो, सॉल्युबिलिटी को उसी तरीके से डिफाइन करोगे, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाना चाहिए, उसके बाद फर्दर और तुमने चीनी डाली तो वो डिसॉल्व ना हो सके उसमें। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीजेस को मैंने एरो से दे दिया, कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है, तो ये लोग इंक्रीजेस मैंने लिख दिया। इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। आई होप डिसोल्यूशन तुम्हें क्या होगा। इसी तरीके से एक आता है क्रिस्टलाइजेशन। तो सम solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of the solution. This is called crystallization. चलो, मुझे क्रिस्टलाइजेशन तुम लोगों को समझाना था और डिसोल्यूशन समझाना था, वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये था क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन, ऊपर मैंने डिसोल्यूशन का दे दिया। ये होता है सॉल्युबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, एक चीज तो तुम्हें पता है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो क्या हो रहा होगा, एट इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, एट
इक्विलिब्रियम, rate of dissolution is equals to what sir? Rate of crystallization. rate of crystallization जितना हो रहा होगा उतना ही rate of dissolution हो रहा होगा, ठीक है. rate of crystallization is equals to rate of dissolution. कब ये किस पॉइंट की बात कर रहे हैं सर आप? ये बात कर रहा हूं मैं तुम्हारे इक्विलिब्रियम पॉइंट की, ठीक है. अब कुछ चीजें समझो इसमें. एक सेकेंड लगा दो क्या चार्ज हुआ? ये वाला चाहिए था. चलिए, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. तो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीखनी है हमको वो ये देखनी है कि मैंने तुम लोगों को रेट ऑफ इक्विलिब्रियम का पॉइंट बता दिया था. अब दो तरीके का होता है, ठीक है. सॉल्यूशन में फर्दर जो डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है. सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स. कौन सा सर? एक होता है तुम्हारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है तुम्हारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है तुम्हारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन देखो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तुम फिर फर्दर कोई चीज को ऐड ना कर सको, ठीक है. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तुम फर्दर कोई चीज को ऐड ना कर सको, है ना. फिक्स टेम्परेचर पे, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर. मतलब अगर तुमने 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म किया और तुमने चीनी डाला और तुम्हारा मिक्स हो गई चीनी, उसके बाद तुम देख सकते हो कि चीनी मिक्स नहीं हो रही है, इसका मतलब है वो सॉल्यूशन अपने सैचुरेशन पॉइंट को पहुंच गया 25 डिग्री सेल्सियस पे. ऑलराइट, किसी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, ठीक है. चलो देखते हैं. एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है वही रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल होता है. ये बात मैंने तुम्हें भी समझा दी, ठीक है. सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं, ध्यान देना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें मोर सॉल्यूट डिसोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें अगर हम सॉल्यूट को फिर से और ऐड करें तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. ध्यान रखना इस चीज़ का. मतलब अगर हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें आधा किलो चीनी डाली और वो आधा किलो चीनी डिसॉल्व हो गई, उसके बाद हम 10 ग्राम चीनी और डालते हैं और वो डिसॉल्व नहीं हो पाती, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन अपने सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है, उसके अंदर फर्दर और एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज नॉट पॉसिबल, राइट. सेम चीज़ को समझो ऐसे कि अगर हमने अच्छा ये होना चाहिए स्पेसिफिक टेम्परेचर पे. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉसिबल एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज. अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से तुम 30 डिग्री सेल्सियस को ले गए सॉल्यूशन को, तो जब तुम 30 डिग्री सेल्सियस पे हो गए सॉल्यूशन के, तब क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जब तुम हीट करोगे तो वो एक्सपैंड करेंगे. जब वो एक्सपैंड करेंगे तो उनके अंदर सॉल्यूट ऐड करना और मतलब शुगर का और ऐड होना पॉसिबल है. इसको ध्यान रखना, ठीक है. तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज नॉट पॉसिबल होता है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो फर्दर एडिशन इज पॉसिबल, ठीक है भाई, ठीक है. क्यों इस पॉसिबल होता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते हैं और जैसे वो एक्सपैंड करेगा तो उसके अंदर और सॉल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व. यस, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है भाई. ये हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का. अच्छा, अभी इसमें बताना है मुझे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अभी जस्ट तो बताया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को ऐसे ध्यान रख सकते हो तुम. एक सेकेंड हो जाए. हाँ जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो कि इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द dissolution process is endothermic in a naturally endothermic. इसका मतलब क्या है? अभी तो बताया मैंने, अगर कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो उसमें और डिसोल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं सर. क्यों? क्योंकि वो अपने मैक्सिमम अमाउंट पे है. बट अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हाँ, तो फिर डिसोल्यूशन इंक्रीज करेगा. यस, तो इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. मींस इफ वी हैव गिवन हीट टू द सॉल्यूशन, इफ यू गिव हीट टू द सॉल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज. ठीक है, यहाँ से समझ लो. और अगर कोई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, या फिर बेसिकली ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे जो होगी सॉल्युबिलिटी तुम्हारी डिक्रीज करेगी. सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है.
ओनली इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ओनली इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज तुम्हारी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अच्छा, प्रेशर का कोई नोट पॉइंट करके लिख देता हूँ, नोट पॉइंट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं कि प्रेशर does not have any significant role can effect या फिर रोल on solubility of solids in liquids बिकॉज सॉलिड का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, आई होप ये बात तुम्हें आ गई होगी समझ में। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल या फिर सिग्निफिकेंट इफेक्ट और रोल ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, बिकॉज सॉलिड और लिक्विड जो होता है दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होता है। खत्म बात, खत्म। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा, तो अब हम लोग कैसे क्या डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, जो अब हम लोग देखेंगे दूसरा वो देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। फर्स्ट फैक्टर जो है वो तुम्हारा है नेचर ऑफ गैस। दूसरा फैक्टर जो है तुम्हारा वो है नेचर ऑफ लिक्विड। तीसरा फैक्टर जो होगा तुम्हारा वो होगा टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रेशर। चौथा फैक्टर जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्रेशर। इन सब पे डिपेंड करती है हमारी, और इन्हीं सब की वजह से हमें लॉज डिस्कस करने होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सॉलिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हो, क्लियर है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्लियर है। इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूशन दो तरीके का होता है बेसिकली, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, जैसे ही हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कर लिया, फिर हम लोगों ने एंडोथर्मिक का इफेक्ट और एक्सोथर्मिक का इफेक्ट देखा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट देखा बेसिकली। ठीक है, और उसमें मैंने सारी तुम्हें पॉइंट्स लिखा दिए। ठीक है, चलो तो जो अब हमें डिस्कस करना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। क्या डिस्कस करना है हमें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। समझना है इसको बात, इस बात को। ठीक है, अच्छे से। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करिएगा सर, देखो इसमें सबसे पहला जो लॉ आता है वो जो डिस्कस करना होगा हमें वो है हेनरीज लॉ। क्या डिस्कस करना है हमें, हेनरीज लॉ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी को कौन लॉ बताता है, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या है, डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट ये होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is at a given temperature is directly at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved, to the pressure at which it is dissolved। ठीक है, चलो इसमें समझो एक पॉइंट। इफ अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी को, इफ सॉल्युबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड, सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड, इफ सॉल्युबिलिटी इज measured in terms of mole fraction, measured in
टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेजर किया, देन हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, सो P इज इक्वल्स टू KH टाइम्स X, P इज इक्वल्स टू KH टाइम्स X. व्हाट इज दिस KH? KH इज हेनरी कांस्टेंट, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी. X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन, और P इज द पार्शियल प्रेशर. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. पहला लॉ हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है, हेनरीज लॉ क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी को बताता है सर. किसको बताता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी को बताता है सर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी को बताता है कौन? हेनरीज लॉ, ठीक है. हेनरीज लॉ हमारे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्युबिलिटी को बताता है. उसके अंदर में हम लोगों ने लॉ क्या देखा? लॉ ये कहता है हमारे से, लॉ ये कहता है हमसे, स्टेटमेंट जो उसका ये है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ a gas in a liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure exerted at it. ठीक है, मतलब जो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना बढ़िया सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज्यादा प्रेशर उतना बढ़िया सॉल्युबिलिटी. समझना इस बात को. ये कौन कहता है? हेनरीज लॉ. तो जो पार्शियल प्रेशर होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A. सीधी बात है ना. पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A. अब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमें हटाना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसको हटाओगे तो वहां पे आ जाएगा एक इक्वल्स टू का साइन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटा सकते हैं किससे? एक कांस्टेंट से, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं? KH सर. KH क्या होता है बेटा? हेनरीज कांस्टेंट. हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है सर? वो आता है कांस्टेंट जो कि हम लोग यूज करते हैं हेनरीज लॉ के लिए, ठीक है. तो ये कुछ बातें थी, ये होपफुली मुझे तुम्हें समझ में आ गई होगी. अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में थोड़ी बात समझो. हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में कुछ बातें समझो. सबसे पहली चीज, KH is a function of the nature of a gas, means that KH जो है तुम्हारा किसका फंक्शन है? गैस का. इसका मतलब डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट KH वैल्यू, खत्म. मीन्स दैट different gas has different KH value. different gas has different KH value सर. बिल्कुल सही, different KH value सर. बहुत बढ़िया बात. तो KH जो है किसका फंक्शन है? गैस का सर. अच्छा, दूसरी चीज इसमें और देखो, जो तुम्हारा हायर द KH वैल्यू लोअर द सॉल्युबिलिटी, लोअर इट्स सॉल्युबिलिटी. मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अच्छा, मतलब क्या लिख सकते हैं सर कि KH जो है, ओह शिट यार पेज कम हो गया यहाँ पे पास. KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है X के. इस पॉइंट को मैं पीछे ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को नेक्स्ट शीट पे अच्छे से समझा सकूँ यार. तो क्या कह रहा हूं मैं कि जो तुम्हारा KH है वो क्या हो रहा है? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X. अच्छा, अभी जस्ट हमने देखा था कि एक सेकंड रुक जाओ, इस पॉइंट को मैं थर्ड कर लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, ठीक है. एक और पॉइंट पहले वो करा देता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसको थर्ड कर लेंगे, ठीक है. सेकंड पॉइंट जो होता है, यूनिट ऑफ KH इज सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर सर. अच्छा जी. तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है बताओ? ATM है ना, या फिर क्या होता है? टॉर. तो सेम ही यूनिट किसकी भी होगी बताओ? सेम ही यूनिट KH की भी होगी सर. KH की भी यूनिट सेम होगी सर. बिल्कुल सही. हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इट्स सॉल्युबिलिटी, ये मैंने तुम्हें दिखा दिया. अच्छा, और जो KH होता है ना भाई, वो जो KH होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. KH जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. मीन्स सर KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. समझ रहे हो? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, whereas KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो जो KH होगा, फिर KH जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा? वो गौर से देखो, KH और ये दोनों इधर तो इक्वल है, तो जब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. मीन्स T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/X. मतलब समझ गए? क्योंकि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X और यहाँ पे KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ से KH और ये KH दोनों इक्वल है. मीन्स ये दोनों भी इक्वल होगा. अगर हम इक्वेट करें तो 1/X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है.
1/x एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू t का मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर if we increase the temperature, the mole fraction decreases, the mole fraction decreases, है ना। तो मतलब अच्छा, आप समझो इस बात को अच्छे से। टाइटैनिक फिल्म तुमने सबने देखी होगी। टाइटैनिक फिल्म में क्या हुआ था? टाइटैनिक फिल्म में जब वो फिल्म स्टार्ट होती है और जो एक्टर रहते हैं उसमें, उनका नाम जैक रहता है, बस उतना मुझे एक्चुअल में नाम उनका नहीं याद है। तो जैक जब वो शिप पे जाता है और शिप पे वो जब फ्रंट डेस्क पे खड़ा होता है शिप के, तो उसे नीचे दिखती है डॉल्फिन। तो वो मैंने बचपन में देखी थी, 2nd और 3rd क्लास में। जब मुझे ये समझ में नहीं आया था कि जब शिप डूबी कहाँ, जिस भी ओशन में, वहाँ पर जब आदमी मर गया ठंड से, ठंडे पानी की वजह से आदमी मर गए, तो डॉल्फिन जिंदा कैसे है? ठीक है, डॉल्फिन तो फिर ऑब्वियसली ह्यूमन बींग से तो कमजोरी होती होगी ना। तो भाई ह्यूमन बींग जब सर्वाइव नहीं कर पाया तो डॉल्फिन कैसे सर्वाइव करेगी? दिस वॉज माई क्वेश्चन। उस टाइम आया था दिमाग में, फिर निकल गया। उसका जवाब मुझे 12वीं में मिला, जब मैं 12वीं में आया। तो अब तुम खुद से देखो ना, जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, मतलब गर्म पानी लोगे, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस या जो ऑक्सीजन गैस है, वो उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा। बात समझो। जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाया, पानी गर्म हुआ, तो जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होगा ऑक्सीजन का, वो कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो टेम्परेचर बढ़ाया, मोल फ्रैक्शन ऑफ x कम हुआ, मोल फ्रैक्शन मतलब x कम हुआ, x ऑफ O2 कम हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कम हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कम हुआ, तो पानी में डिजॉल्व्ड O2 कम हुआ। जी सर, O2 कम हुआ तो जो डॉल्फिन्स है उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, कहाँ से? जो पानी में डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन, वही तो वो लेती हैं। अब वो ऑक्सीजन कम हो गया, तो पानी में जब ऑक्सीजन कम हो गया तो उनके लिए सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम, और उनको फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। एग्जैक्टली। तो द पॉइंट इज दैट कि सर जब टेम्परेचर कम करेंगे, मतलब तुम पानी को ठंडा करते जाओगे, तो जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए जब तुम पानी को कम करते जाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन सॉल्युबल ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल होगा पानी में जब तुम टेम्परेचर को घटाओगे। समझे? क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन को ही सॉल्युबिलिटी देखी थी। अभी तो मैंने बताया भैया, अभी तो बताया कि जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोगों ने किस में मेजर किया है? कहाँ चला गया भैया? हाँ, द सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो जो सॉलिबिलिटी है वो कौन दिखा रहा है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन दिखा रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर जा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन किसका? ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी पानी में कम हो जाएगी। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई मेंट। समझ में आई बात? तो ऑक्सीजन का जो सॉलिबिलिटी है वो कम हो गई है पानी में, इसलिए उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। और जितना टेम्परेचर डाउन करोगे मोल फ्रैक्शन उतना बढ़ेगा, मतलब सॉलिबिलिटी उतनी बढ़ेगी, मतलब सॉल्युबल उतना ज़्यादा ऑक्सीजन सॉल्युबल होगा पानी के अंदर में, और उतना अच्छे से हमें ऑक्सीजन मिलेगा सप्लाई। आई होप अभी ये क्लियर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है इस पर। लास्ट ईयर ही आया है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। मैंने तुम लोगों को लिखा दिया दैट टेम्परेचर इज ठीक है। हाँ, सो देखते हैं इस पे आगे। सो aquatic species are more comfortable in cold water than in warm water, है ना? Aquatic animals are more comfortable in cold water than warm water because as temperature decreases, more oxygen is soluble. As temperature decreases, more oxygen is soluble in water. है ना? And hence the supply of oxygen is high in cold water. ठीक है जी, ये रहा तुम्हारा आंसर। एक क्वेश्चन तुम्हारा बन गया यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेनरीज लॉ। कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, वो भी करा देता हूँ। चलो, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। कोई भी टॉपिक तुम्हारा इसमें स्किप नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी
एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, कौन कौन से एप्लीकेशंस हमें देखने हैं, जल्दी से आ जाओ, समझ लेते हैं उनको एप्लीकेशंस को भी। पहला एप्लीकेशन जो है तुम्हारा वो है क्योंकि देखो हम क्या करते हैं CO2 में कोल्ड ड्रिंक को क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर हम CO2 को डिजोल्व करवाते हैं कोल्ड ड्रिंक पर, तो उसमें क्या करते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाते हैं। इसलिए जब तुम कोल्ड ड्रिंक का कैप खोलते हो तो एक तेज सी आवाज़ आती है और कभी कभी तो कोल्ड ड्रिंक भी बाहर आ जाती है सर। ठीक है, नॉट पार्टी नहीं करना, ठीक है, समझ रहे हो। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन यही होता है कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक को पैक करते हैं वो बहुत अंडर हाई प्रेशर पैक करते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, to increase the solubility of CO2 in soft drink, to increase the solubility of CO2 in soft drink and water, soda water, the bottle is sealed under high pressure, ठीक है भाई, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, जब तुम जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाओगे, धरती माँ से, है ना, धरती माँ से ऊपर जाओगे, है ना, मतलब तुम पहाड़ पे चढ़ोगे, तो क्या होता है, पहाड़ पे जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है। जब ऑक्सीजन कंटेंट कम है तो वो तुम्हारे, जब तुम सांस लोगे तो कम ऑक्सीजन जाएगा, तो कम डिसॉल्व होगा ऑक्सीजन। तो वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगी तो तुम्हें दिक्कत होगी सांस लेने में। ठीक है, बस ये चीज़ को समझ लो। एक और फैक्टर पे बता देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है वो, कि एट हायर एल्टीट्यूड्स the partial pressure of oxygen is low. This leads to low concentration of oxygen in blood, and इसकी वजह से due to this it causes climbers, due to this हटा दो, it causes climbers, ठीक है, to become weak and unable to think clearly, आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे बाहर तुम्हारे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने बहुत सारा टाइम लिया, आराम से तुम्हारे सामने सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा होता है बेसिकली हेनरीज लॉ। ठीक है भाई, चलो, हेनरीज लॉ को समझने की जस्ट बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक समझना होता है वो होता है वेपर प्रेशर। ठीक है, वो क्या होता है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है यार नेटवर्क का, या फिर कुछ हो रहा है, आई डोंट नो। तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर्स लॉ को। आई नो कि मैंने बहुत कम पढ़ाया, तो नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा बना दूं मैं, ताकि वहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन दूंगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ हेनरीज लॉ डिस्कस किया, रॉल्स लॉ पे तो अभी हम पहुंचे ही नहीं थे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर वगैरह इसके बाद डिस्कस करेंगे, और वेपर प्रेशर जैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा फिर हम बॉइलिंग पॉइंट उसके थ्रू मैं समझा दूंगा, और वैसे ही हम लोग रॉल्स लॉ में एंटर कर जाएंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, 45-50 या 1 घंटे का भी हो सकता है यार। तो ठीक है, आज के लिए ओवर करते हैं इस लेक्चर को, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।